हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेजर मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग एग्जाम्पलर का सेट थ्योरी क्लास 11th का पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिख के आया हूँ मैं। यहाँ पे आपके पास दो सेट है क्वेश्चन का। पहले आप इस सेट को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? जिसमें वो सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो, वो सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो आपको बोल रहा है कि दो सेट हैं, एक में m एलिमेंट्स हैं और एक में n एलिमेंट्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ पावर सेट, आपको पता है नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होता है टू द पावर n। अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालना होगा तो आप टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वही पावर सेट भी होता है। अब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पावर सेट होता क्या है। जैसे आपने 1 2 लिखा, मैं बोलूँ कितने सबसेट होंगे तो आप बताओगे एक तो 1 होगा, एक 2 होगा और एक 1 2 होगा और एक 5 होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है टू द पावर n। तो टू द पावर 2 यानी कि 4 सबसेट होंगे इसके। तो 1 2 3 4। तो पावर सेट क्या होता है? इसको आप एक ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा पावर सेट। पावर सेट निकल के आ जाएगा और n ऑफ पावर सेट की वैल्यू आपका हो जाएगा कितना? 4। यानी कि नंबर ऑफ पावर सेट आपका 4 हो जाएगा। यानी बेटे नंबर ऑफ सबसेट जब भी आपको निकालने को आएगा तो ये समझना टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब आपके पास यहाँ पर कह रहा है कि दो सेट हैं, एक सेट में आपके m एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट कितने हो गए? टू द पावर m। और दूसरे वाले का कितना हो जाएगा? टू द पावर n। तो आपसे बोला है द टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट का मतलब a, इज का मतलब इज इक्वल टू 56 मोर देन। तो 56 मोर देन हो गया। आप इसको इधर लेके आओगे तो टू द पावर m, टू द पावर n इज इक्वल टू 56। अब m और n की वैल्यू कैसे निकालोगे? m और n की वैल्यू निकालने के लिए इसको प्राइम फैक्टर कर दोगे 8 इंटू 7। 8 इंटू 7। अब आप सोच रहे होगे सर 8 इंटू 7 क्यों किया? 14 इंटू 4 भी लिख सकते थे इसको, हमने 8 में क्यों ब्रेक किया? क्योंकि इधर 2 है तो 2 के फॉर्म में आपको लेके आना है कि तो 2 2 जा 4 2 जा 8, अभी टू द पावर 3 बन जाएगा ये। अब इसको आप ऐसा करो कि इस 7 को भी आप 8 में कन्वर्ट कर दो। कैसे? इसको आप लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई 7 को 8 माइनस 1 लिख दिया। अब क्वेश्चन ये उठा बेटे कि इधर भी आप अगर 1 ले आओ तो आपका काम बन गया। तो 1 लाने के लिए टू द पावर n कॉमन ले लो। जैसे टू द पावर n कॉमन लोगे आप, ये टू द पावर n जैसे आप कॉमन लोगे, ये टू द पावर m माइनस n माइनस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 इंटू 8 माइनस 1 आ जाएगा। ध्यान से देखना बेटे, जब कोई चीज़ हम कॉमन लेते हैं और वो कॉमन अगर हमारा यहाँ पर नहीं है तो डिवाइड में हो जाता है। आपको पता होना चाहिए ये चीज़। जैसे टू पावर n हमने बाहर निकाला तो टू द पावर n नीचे आया, ऊपर जा करके माइनस n हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 आ जाएगा। बस अब कंपेयर करा दो, टू द पावर n को कंपेयर करा दोगे इस 8 के साथ। इस 8 को आप 2 क्यूब लिख दो और इस 8 को आप 2 क्यूब लिख दो। अब इसके साथ आप कंपेयर कराओगे तो टू द पावर 3, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगा। और एक इसके साथ लोगे टू द पावर m माइनस n इज इक्वल टू द पावर 3, तो m माइनस n इज इक्वल टू आपका 3 आ गया। n की वैल्यू जब 3 पुट करोगे तो m इज इक्वल टू आपका 6 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। इन केस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो ऑप्शन दिया होगा, तो ऑप्शन जब दिया होगा तो ऑप्शन पुट करके आप देख लेना, इतना लेंदी आप करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आप सॉल्व कर सकते हो। जो आपका ये वाली लाइन है और ऑप्शन पुट कर लेना, m की वैल्यू n की वैल्यू जो दोनों साइड को बैलेंस करेगा वही आंसर आपका हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन वाला आता है तो आप लोग डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। 1 आप जरा देखो ध्यान से, ईच सेट XR का मतलब क्या हुआ? आपका ये सेट है, R का मतलब 1 2 3 4 5 जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास दिया है दो सेट है XR जिसमें 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, और ईच YR कंटेन्स 2 एलिमेंट्स एंड यूनियन R इज इक्वल टू 1 से 20 XR। इसका मतलब क्या हुआ बेटे? R इज इक्वल टू 1 से 20 का मतलब हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू x20। यानी x1 में कितने एलिमेंट? 5, x2 में कितने एलिमेंट? 5, x3 में कितने एलिमेंट? 5, ऐसे x20 में कितने एलिमेंट? 5। तो कितने एलिमेंट्स हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 100 हो गए ना। आपका यहाँ पे जो XR है इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ XR ऐसे लिख दो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन XR, तो आपका आ जाएगा ये 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100।
ठीक है। और वाई आर में कितना हो जाएगा आपका, वाई में आपके 2 एलिमेंट्स हैं और इस कहाँ तक है, 1 से लेके n तक है बेटे। ये 20 तक था तो 20 × 5 हो गया था, ये n तक है तो ये हो जाएगा 2n आ जाएगा, 2n आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये दोनों s के बराबर है। यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ s, यानी ये s, ईच एलिमेंट s बिलोंग टू एग्जैक्टली 10, बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ XR, ऑफ XR मतलब जो XR है उसका 10, XR ऑफ 10, ठीक है, ये इज इक्वल टू s के बराबर, ठीक है। उसी तरह से एंड एग्जैक्टली 4 ऑफ द YR, मतलब जो YR है वो कितना है, 4 है ना, ये भी आपका s के बराबर है। और s आपका किसके बराबर है, ये XR और YR सब आपस में बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हो 100, इसको आप लिख सकते हो 100 और इसको लिख सकते हो आप 2n, है ना, इसको आप लिख सकते हो 2n। नहीं समझ में आया, YR आपका s के बराबर, XR आपका s के बराबर, और यहाँ s की वैल्यू निकल के आया 100 और यहाँ s की वैल्यू निकल के आया 2n। तो इसको आप दोनों s के इक्वल है तो इसीलिए आप दोनों को सेम रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो XR की जो वैल्यू है बेटे, XR की वैल्यू वो आ जाएगा 100/10, है ना, यानी आपका आ जाएगा 10 के। और जब YR निकालोगे तो YR की वैल्यू हो जाएगा 2n/4, यानी n/2 आ जाएगा। अब दोनों s के बराबर है, दोनों किसके बराबर है, s के बराबर है, तो दोनों को आपस में इक्वल लिख दोगे तो n/2 आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो n = 20। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखना बेटे, आपको सामने कुछ प्रूफ के क्वेश्चन हैं, इनको आपको प्रूफ करना है बाय प्रॉपर्टी। तो आप पहले कुछ प्रॉपर्टी समझ लो, प्रॉपर्टी क्या है पहले आप ये समझो। देखो यहाँ पे आपके A यूनियन B = B यूनियन A हम लिख सकते हैं, यूनियन, ठीक है, यूनियन लिख सकते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है आपको पता है, अगर कोई सेट हमारे पास 1 2 3 है और कोई सेट हमारे पास B = 3 4 5 है, तो यूनियन का मतलब होता है A यूनियन B = होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये होता है यूनियन। इंटरसेक्शन होता है आपका कॉमन एलिमेंट। यूनियन का मतलब इस सेट को लिख दो फिर इस सेट को लिख दो, लेकिन एक एलिमेंट एक ही बार लिखोगे। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, यानी कि 3 आपके कॉमन है। अगर माइनस आ जाए A - B, तो A - B का मतलब सेट A के वो एलिमेंट जो B में ना हो। अब सेट A के कौन से एलिमेंट जो B में नहीं है, 1 2 नहीं है, तो आप 1 2 लिख दोगे। अगर मैं बोलूँ B- है तो आप बोलोगे B के वो एलिमेंट जो A में नहीं है। कौन कौन से नहीं है आपके यहाँ पे, 3 4 और 5 नहीं है, 4 और 5 हमारे नहीं है, ठीक है। इस A - B को बेटे आपको एक बात याद रखना है, कुछ प्रॉपर्टी है जो कि ये सारे इक्वल होते हैं। अगर 2 सेट है, अगर मैं A यूनियन B निकालूं या B यूनियन A निकालो, बात एक ही है। A इंटरसेक्शन B निकालो या B इंटरसेक्शन A निकालो, बात एक ही है। लेकिन A - B B - A के बराबर नहीं होगा, है ना, समझ में। इसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव लॉ, ये हमारा कॉम्पिटिटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव होता है, जैसे A यूनियन B यूनियन C सारे यूनियन है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो A यूनियन B यूनियन C। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव बोलते हैं, ठीक है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन, जैसे आपका 2 × x + y, इसका मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, 2 × x और +2 × y, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव 2 डिफरेंट पे लगता है, या तो मल्टीप्लाई प्लस हो या तो फिर आपका यूनियन और इंटरसेक्शन हो। अगर इंटरसेक्शन और यूनियन होगा तब भी हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम मल्टीप्लाई और प्लस की तरह। कैसे, A इंटरसेक्शन का मल्टीप्लाई B में कर लेंगे तो A इंटरसेक्शन B हो गया, और फिर यूनियन A इंटरसेक्शन C हो गया। इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आप यहाँ से A इंटरसेक्शन और A इंटरसेक्शन कॉमन लोगे तो B यूनियन C बन जाएगा, यही चीज़ बन के आ जाएगा। यानी ये आपका कॉमन भी हो सकता है, A इंटरसेक्शन बाहर निकाल दोगे तो B यूनियन C बन जाएगा। यानी आपको लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। A इंटरसेक्शन जैसे बाहर निकालोगे B यूनियन C, मतलब ये आ गया, ठीक है। उसी तरह से जैसे यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो x + y, ऐसे हम A इंटरसेक्शन कॉमन लेंगे तो अंदर B यूनियन C आ जाएगा। दोनों साइड पता होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। और बेटे एक आपका और है, अगर आपका A - B है तो इसको आप ये याद कर लो, A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट भी होता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, B' का मतलब क्या होता है, B' का मतलब होता है किसी का भी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हुआ तो एक यूनिवर्सल सेट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा सेट होता
होता है यूनिवर्सल। अब जैसे बी डैश आ गया तो बी डैश का मतलब हो जाएगा u माइनस बी। अब u की वो एलिमेंट जो b में ना हो। अब u के कौन से एलिमेंट जो b में नहीं है, देखो 3 है, 4 है, 5 है, तो 1 2 6 नहीं है, तो आप 1 2 6 लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक कॉम्प्लीमेंट सेट होता है। कॉम्प्लीमेंट सेट जब भी हमें निकालना होगा तो यूनिवर्सल से हम माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? यूनिवर्सल से माइनस करेंगे, याद रखना इस चीज़ को। तो a माइनस बी का हम लोग लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी। आप ये चीज़ याद कर लो कि a माइनस बी a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब एक होता है डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ क्या होता है बेटे? डिमॉर्गन लॉ का मतलब ये होता है कि जैसे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया और इस डैश को अंदर ले आना है आपको। जब डैश को अंदर ले जाओगे तो ए डैश और यूनियन जो होगा वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप वेरीफाई करके देख सकते हो, आप ये वाला वेरीफाई कर लेना। यूनिवर्सल से इसको माइनस करके आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करोगे? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, मतलब यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना हो। अब देखो यूनिवर्सल के कौन से एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं है, देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 नहीं है, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। और ए डैश का मतलब हो गया u माइनस ए और इंटरसेक्शन आ गया u माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ? u के वे एलिमेंट जो a में ना हो। कौन कौन से नहीं है? u के वे एलिमेंट जो a में नहीं है 4 5 6 है, तो 4 5 6 लिख दिया आपने। ठीक है, इंटरसेक्शन। अब u के वे एलिमेंट जो b में नहीं है 1 2 6, तो 1 2 6 लिख देंगे। इनके बीच में कॉमन कौन से आ रहे हैं? कॉमन देखो जरा क्या आ रहा है? 6 है। देखो दोनों साइड बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका क्या है यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपको याद करना है कि अगर हमारा डैश है, होल डैश, तो डैश से जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, डैश से जब भी ब्रैकेट ओपन होगा तो यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा। ये चीज़ याद रखना बेटे, यानी कि अगर आपका इंटरसेक्शन है तो आपका ये यूनियन बन जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिमॉर्गन लॉ। क्या बोलते हैं? डिमॉर्गन लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये डिमॉर्गन लॉ है। ठीक, तो इस तरह से अगर आपका आता है तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब देखो मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहा हूँ इस पर, कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे ये चीज़। देखो ध्यान से देखना बेटे, आप लोग इस पूरे ए यूनियन बी को x मान लो, इसको x मान लो इजी करने के लिए। तो x माइनस बी, तो आपको पता है x माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो? x इंटरसेक्शन बी डैश। मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। कौन सा? a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल आपको ठीक से याद होना चाहिए। a माइनस बी इज इक्वल टू होता है आपका a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट b, a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट b। तो आप इसे लिख सकते हो x इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट b, x इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट b। और जो x है इसकी वैल्यू आपको पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है आपका? x की वैल्यू आपका है a यूनियन b और इंटरसेक्शन b डैश। अब बेटे आप देखो ध्यान से, जैसे इंटरसेक्शन बी डैश का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन, आपको पता है ना कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? यूनियन है, इंटरसेक्शन है, तो सीधा इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ और इसका पूरे का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, यूनियन बाहर हो जाएगा और बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी। और आप लोग एक प्रॉपर्टी ये भी याद कर लो, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू किसके होता है? फाई के बराबर होता है। फाई का मतलब नल सेट, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और अगर ए यूनियन ए डैश आता है तो इसका मतलब यूनिवर्सल हो जाता है। क्या होता है? यूनिवर्सल। तो ये चीज़ याद होना चाहिए आपको। ये फाई के बराबर हो गया तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन किसके हो जाएगा? फाई के। अब आपको पता है बेटे ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी को हम ए माइनस बी लिख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे ए माइनस बी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, देखो कितने आसानी से हो गया। आपको कुछ यहाँ पे रूल है वो याद रखने पड़ेंगे बस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश डैश। बेटे देखो इस डैश से मैं ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूँ। जब डैश से ब्रैकेट ओपन करने जाऊँगा तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि ए यूनियन बी डैश अगर होगा तो आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करोगे। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है, जब डैश है, आपको पता है यहाँ पे डैश के लिए ए यूनियन बी जब होल डैश होता है तो आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करते हैं। ठीक है, तो जब आप डैश से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका आ जाएगा ए डैश यूनियन बन जाएगा, इंटरसेक्शन से यूनियन बन जाएगा और बी डैश डैश यानी कि डबल डैश हो गया। जब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वही सेट फिर से आ जाएगा, यानी कि दोबारा बी बन जाएगा, है ना। बी डैश डैश यानी बी बन जाएगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। अब ध्यान से देखना बेटे, अब आप लोग ए बी यूनियन तो इनको एक साथ लिख सकते हो। ए डैश यूनियन ये आप जाएगा बी यूनियन बी ए डैश यूनियन बी आ जाएगा आपका।
और फिर इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। आप इसको एक ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, ए डैश को अलग कर दिया, यूनियन अलग हो गया, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब आपको पता है बेटे बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मतलब क्या कि ये हुआ कि बी और सी का जो कॉमन एलिमेंट होगा, बी और सी का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे बी बन जाएगा। और बी यूनियन बी, चलो कुछ भी बने, यहाँ पे कुछ भी बने तो आपका बी यूनियन आया है बी इंटरसेक्शन सी, यानी इसका सबसेट होगा। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा सबसे बड़ा सेट हो जाएगा। तो ये वाला का पूरा इसमें आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो ए डैश यूनियन बी लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक, है ना। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप एग्जाम्पल ले लो, ए इज इक्वल टू कुछ ले लो, बी इज इक्वल टू ले लो और यूनिवर्सल इज इक्वल टू कुछ ले लो, आपका प्रूफ हो जाएगा वहां से भी, ठीक है, वहां से भी कर सकते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे बड़े क्वेश्चन होते हैं जो कि आप एग्जाम्पल से नहीं कर सकते। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 में बताने जा रहा हूं, आप देखो इसमें आप एग्जाम्पल नहीं लगा सकते, बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, आपका ए यूनियन बी यूनियन सी, ए है ना, तो आप लिख दो इसको ए यूनियन बी यूनियन सी, ए लिख दिया मैंने। और फिर आपका क्या है, इंटरसेक्शन ए लिख दिया। और फिर आपका दिया है यहाँ पे होल डैश, ये देखो आपका डैश डैश दिया है। तो जब डैश से आप ब्रैकेट ओपन करोगे बेटे, ध्यान से सुनना, यहाँ आपके पास 3 है तो 3 में अप्लाई होता नहीं डिमॉर्गन, तो इसको आप 2 में कन्वर्ट कर लो। कैसे 2 में कन्वर्ट करोगे, आप यहाँ लिखोगे ए और फिर इंटरसेक्शन, फिर एक ब्रैकेट बनाओगे बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश और फिर इसका होल डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ऐसे लिखोगे। अब बेटे आप इसमें एग्जाम्पल से अगर आप करोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, प्रॉपर्टी से सीखो आप भाई क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, आपका ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे ही रहने दो और इंटरसेक्शन ये आपका आ जाएगा, जब डैश से ब्रैकेट ओपन होगा तो डैश यहाँ आ जाएगा ए डैश और इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन, इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन। और उसके बाद ये जो डैश है, जब इस डैश को अंदर ले जाओगे आप, इस डैश को जब आप अंदर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा बताना। इस डैश को जैसे अंदर ले जाओगे, आपको पता है बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश किसके बराबर होगा, देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर इसका डैश। जैसे ए डैश इसके साथ आएगा, ए डैश जब दोबारा इसके साथ आएगा तो डैश डैश दोनों क्या हुआ, आपको पता है ए डैश और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर होता है। तो ए हमारा डैश है, तो इसको जैसे आप बी यूनियन सी का डैश लिखोगे, दोबारा डैश आ गया और डैश डैश मिलके कितने हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, ए आ जाएगा, यानी इंटरसेक्शन आपका आ जाएगा सी डैश। देखो इस तरीके से हो गया। अब देखना, अब इसको हम किस तरीके से ले जाएंगे, कैसे हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। देखो आपका यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी है, यहाँ ए डैश यूनियन बी यूनियन सी है, तो आपको पता है बी यूनियन सी यहाँ भी है, बी यूनियन सी यहाँ भी है, तो कॉमन मिल जाएगा आपको बी यूनियन सी, बी यूनियन सी आपको कॉमन मिल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा ए बी यूनियन सी बिल्कुल क्या होगा, अलग हो जाएगा बेटे, यूनियन यूनियन ऐसे देखो, यूनियन बी यूनियन सी अलग हो गया। और ए आपका ए इंटरसेक्शन ए डैश आ गया, ए इंटरसेक्शन ए डैश आ गया। अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे इसके साथ तो यही वापस दोबारा आ जाएगा। और इसका फिर क्या है, इंटरसेक्शन आपका दिया है सी डैश, इंटरसेक्शन सी डैश हो गया। आपको पता है बच्चे ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5 होता है, तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। यूनियन ये आपका आ जाएगा बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी डैश। अब इस सी डैश का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मतलब कुछ भी नहीं, 5 तो हट गया, तो आपका आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी डैश, बी इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है। और यूनियन सी इंटरसेक्शन सी डैश, और सी इंटरसेक्शन सी डैश की वैल्यू 5 होता है, तो आपका ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी डैश यूनियन किसके हो जाएगा 5। तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी डैश आपका प्रूफ हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखना बेटे, एक डायग्राम का क्वेश्चन है आपका, डायग्राम वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इंग्लिश ओनली 18, ई मतलब इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, एच का मतलब हुआ हिंदी, एच का मतलब हिंदी हुआ, और एस का मतलब हुआ संस्कृत, है ना, संस्कृत। इसमें आपका दिया है इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश 26, संस्कृत 48 और संस्कृत एंड हिंदी 8, नो लैंग्वेज 24, टोटल हमारे 100 हैं। तो आपको इसमें बताना है कि इंग्लिश एग्जैक्टली एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम सब्जेक्ट लाइक, मतलब कोई कम से कम एक सब्जेक्ट लाइक करे, ठीक है। एग्जैक्टली लाइक वन सब्जेक्ट, एग्जैक्टली लाइक वन सब्जेक्ट का मतलब हमारा एक सब्जेक्ट लाइक करे, तो यानी हमको सबको अलग अलग करना है। तो ऐसे कंडीशन के लिए हमें वेन डायग्राम से करने के लिए ध्यान से देखना, ये पूरा कंप्लीट डेटा नहीं है, डेटा मेरा अलग अलग है, तो आप इसको इस तरीके से लिखना। देखो मैं बता रहा हूँ लिखने का तरीका, आपका ये हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया संस्कृत, यहाँ आप ले लो ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, और ये ई, एफ और ये आ गया जी,
ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप लिखो इंग्लिश ओनली। इंग्लिश ओनली का मतलब क्या हुआ बेटे, ये वाला पार्ट, केवल ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आपने लिया है इंग्लिश से पूरा नहीं लिया है आपने, मतलब ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश का कितना है, एफ है। इसके लिए आप देखो, है ना, ये डेटा मेरा पूरी कंप्लीट तरह नहीं है, तो हम लोग इसको अगर डेटा ऐसा होता हिंदी इतना, इंग्लिश इतना, संस्कृत इतना है तो फिल कर देते आराम से, इसको वेन डायग्राम से कर सकते थे। अब हमें यहाँ पे ए बी सी डी ई की वैल्यू सब निकाल करके तब हमें आगे कंटिन्यू सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो जो गिवन है उसको देखो। इंग्लिश ओनली दिया है 18, यानी एफ की वैल्यू आपका 18 हो गया, एफ की वैल्यू 18 हो गया। अब इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश है लेकिन हिंदी नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, एफ प्लस ई, एफ प्लस ई की वैल्यू हो जाएगा आपका, एफ प्लस ई की वैल्यू हो जाएगा 23, ठीक है, एफ प्लस ई की वैल्यू 23। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो हिंदी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट बी है, बी मतलब हिंदी भी आ गया और सी मतलब तीनों आ गया। ये वाला जो पार्ट होता है ये तीनों के लिए होता है, और ये वाला पार्ट हिंदी एंड इंग्लिश के लिए होता है। ये वाला पार्ट इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत के लिए है, और ये वाला पार्ट इंग्लिश एंड संस्कृत के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया है हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो इंग्लिश हमारा एफ हो गया, बट नॉट हिंदी मतलब ई आ जाएगा, एफ प्लस ई इक्वल टू 23। नेक्स्ट दिया है इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत ये वाला, तो सी प्लस ई, सी प्लस ई की वैल्यू आपका गिवन है 8, और फिर इंग्लिश दिया 26, इंग्लिश 26 का मतलब हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ये आपका दिया बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 26, ये हो जाएगा। फिर संस्कृत दिया 48, संस्कृत का मतलब ये पूरा हो गया, यानी कि डी प्लस सी प्लस ई प्लस जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 48। फिर दिया एस एंड एच, एस एंड एच का मतलब क्या हुआ, एस ए है एच ए है, तो एंड का मतलब डी और सी, एंड का मतलब हो गया डी प्लस सी, यानी कि डी प्लस सी की वैल्यू आपका आ जाएगा 8 आ गया, ठीक है। नो लैंग्वेज, नो लैंग्वेज का मतलब कितना हो गया, नो लैंग्वेज का मतलब हो गया आपका 8 है, नो लैंग्वेज का मतलब 24 है, और इसका मतलब ये हो गया टोटल से आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इनको जो है माइनस करके आपको 24 के बराबर ले आना है। अब बेटे देखो सबकी वैल्यू आप निकालते चले जाओ, फिर आंसर आपको मिलता चला जाएगा। ध्यान से देखना, f की वैल्यू 18 है, जैसे आप 18 यहाँ पुट करोगे तो e की वैल्यू आ जाएगा, 18 पुट करते ही e की वैल्यू आ जाएगा 23 माइनस 18 यानी 5 आ जाएगा, तो e की वैल्यू 5 आ गया, f 18 आ गया। e की वैल्यू 5 जैसे आप यहाँ पुट करोगे तो c की वैल्यू 3 आ जाएगा, c 3 आ गया आपका, ठीक है। अब देखना बेटे c आ गया, e आ गया, f आ गया, आप यहाँ पुट करोगे तो भी b आ जाएगा, है ना। अब देखो b की वैल्यू कितना हो जाएगा, b प्लस c प्लस ई प्लस एफ, देखो c आपका 3 है, ये 5 है, 8 18 8 26 हो गया, तो 26 इज इक्वल टू 26, तो b की वैल्यू हो गया 0, b आपका 0 आ गया। चलो अब आपको ये देखो यहाँ पे d प्लस सी, c की वैल्यू आपको पता है मेरे बच्चे, c की वैल्यू 3 है, जैसे 3 यहाँ पुट करोगे d की वैल्यू 5 आ जाएगा, d 5 आ गया। अब देखो यहाँ पे ये वाली कंडीशन, d की जगह पे 5 लिखो और c की जगह पे आप 3 लिखो, और e के प्लेस पे e हमारे पास 5 है और g हमें मालूम करना है, तो g इज इक्वल टू 48, तो g की वैल्यू आ जाएगा आपका 5 3 8 5 13 यानी 48 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, 4 माइनस 35 आ गया, ठीक है। अब जो जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पे लिख दो, है ना, सारे वैल्यू। a की वैल्यू आपका कितना है, a यहाँ से निकल जाएगा, देखो 100 माइनस a, और b की वैल्यू आपने निकाल रखा है, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू आपका 3 और d की वैल्यू आपका कितना हो गया, d की वैल्यू 5 और e की वैल्यू आपने निकाल रखा है, e की वैल्यू भी 5 हो गया, e की वैल्यू भी 5 आ गया, d की वैल्यू 5, e की वैल्यू 5, फिर f की वैल्यू आपका आ जाएगा, f कहाँ है 18, f आ गया 18, और फिर g की वैल्यू 35 आ गया, है ना, इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से अभी a आ जाएगा आपका, तो 100 माइनस a आ जाएगा आपका, कितना आएगा, b की वैल्यू आपका 0 है, 5 5 10 13 13 और 18 और 13 आ जाएगा आपका, आ गया 31 आ गया, 35 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 66 आ गया, है ना। तो a प्लस 66 और इज इक्वल टू 24, आपका आ जाएगा 100 प्लस 100 माइनस 66 और माइनस 24 इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगा आपका 6 4 10 6 2 8 1 9 10 आ गया, a की वैल्यू 10 आ गया आपका, है ना, a की वैल्यू 10 आ गया बेटे। अब सारे वैल्यू आप लिख लो यहाँ पे,
ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू आपका कितना है 0 है और सी की वैल्यू आपका 3 है और डी की वैल्यू आपका 5 है, ठीक है। और ई की वैल्यू आपने निकाल रखा है, ई की वैल्यू कितना हो गया, ई की वैल्यू 5 है और एफ की वैल्यू आपने निकाल रखा बेटे, एफ की वैल्यू 18 है और जी की वैल्यू आपका आ जाएगा, जी की वैल्यू 35 है, ठीक है। ये सारे वैल्यू निकल गए। अब देखना, अब इसका वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं दोबारा, ठीक है। इसका दोबारा वेन डायग्राम बनाते हैं, जो जो कंडीशन आपसे पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर दे देंगे। देखो अब आपका जो आ जाएगा ओनली के लिए कंडीशन, फिर से ये आएगा आपका, फिल कर दो आप, ये आपका हो जाएगा 100। अब देखो ए की वैल्यू आपका 10 आ गया, 10 लिख दो, ठीक है। और बी की जगह पे आप लिख दो, बी की जगह पे आपका आ जाएगा बी की वैल्यू 0 आ गया। और फिर सी की जगह पे आप लिख दो 3 और फिर डी के प्लेस पे आप लिख दो, डी के प्लेस पे 5, फिर ई के प्लेस पे आपका हो जाएगा 5 और फिर आपका यहाँ पे एफ के प्लेस पे हो जाएगा 18, एफ के प्लेस पे 18 हो गया और फिर आपका जी के प्लेस पे हो जाएगा 35। ये आपने निकाल लिया सारा, है ना। अब जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आप आंसर दे दो। ये जो जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि भाई इसका जो है लाइक एटलीस्ट वन ऑफ देम, लाइक एटलीस्ट वन ऑफ देम बताओ। लाइक एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सब ऐड कर दोगे, यानी कि 10 + 0 + 18 + 5 + 3 + 5 + 35 सब ऐड हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब कितना हो जाएगा आपका, एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब 10 + 18 और प्लस कितना हो जाएगा 35, ठीक है। ये एग्जैक्टली वन ऑफ देम का हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी आंसर पूछ रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर दे सकते हैं उसको कि भाई ये चीज़ आ गया। अगर आपसे पूछेगा भाई इंग्लिश का बताओ कितना है, तो इंग्लिश आपका ये पूरा हुआ, ये पूरा इंग्लिश है आपका 18 3 21 5 26 इंग्लिश हो गया। अगर आपसे पूछेगा नहीं ओनली इंग्लिश बताओ, तो ओनली इंग्लिश आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इवेंट डायग्राम के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।